स्टूडेंट, वेलकम टू नेट क्रैकर्स। दिस साइड अनुराग शर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है पर्टिकुलर यूनिट यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सिलेबस को लेके। वो यही नहीं समझ पाते कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है कहाँ, इसको पढ़ा कहाँ से जाए और किस तरह से इन टफेस्ट एरियाज को कवर अप किया जाए। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पार्ट को डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और किन एरियाज को गो थ्रू होके आप इस पूरी की पूरी यूनिट को आराम से कवर अप कर सकते हैं और अपने हाई स्कोर को गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आने वाली और वीडियोज़ जो स्पेशली हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बनाने वाले हैं, उन सब वीडियो से आप कॉन्टीन्यूसली अपडेट रहें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। बात की जाए कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की, इसको आप हिंदी में तुलनात्मक राजनीति के नाम से जानते हैं। कंपेरेटिव एस्पेक्ट्स और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स लगभग उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं। ऑल्दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट्स के साथ कि कंपेरेटिव एस्पेक्ट्स को जब हम लोग पढ़ते हैं और इस पर्टिकुलर फील्ड की गो थ्रू होते हैं तो ये चीज़ समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कंपेरेटिव एस्पेक्ट एक्चुअली लाई कहाँ करते हैं। तो अगर इसको हिंदी में समझे तो तुलनात्मक राजनीति आपको दो चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएशन जो है उसको क्रिएट करना है, उसके बेसिस पे चीज़ों को जज करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कंपेरिजन इस वर्ड के अंदर। ये कंपेरिजन है क्या और किससे किया जा सकता है और किन कंडीशन में किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कंपेरिजन करना है तो आप भारत का कंपेरिजन किससे करेंगे? क्या आप भारत का कंपेरिजन बांग्लादेश से करेंगे या अमेरिका से करेंगे, या फिर आप भारत का कंपेरिजन करेंगे यूएसएसआर से या आपके रशिया से, या आप भारत का कंपेरिजन करेंगे यूरोप के साथ। तो स्टूडेंट, ऐसे में जब भी कंपेरेटिव एस्पेक्ट्स की बात आएगी तो कंपैरिजन में कुछ चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी होता है। एक बहुत बेसिक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाएं कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एक्चुअली किस चीज़ को डिस्कस करती है। तो जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत एक ऐसी कंट्री है जो कि अभी पूर्ण तौर पर डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप नेशन है। तो ऐसे नेशन जो कि अभी अंडर डेवलप हैं, हम पहले तो उनसे अपने आप को कंपेयर करेंगे। रीज़न कंपेरिजन का वजह यह है कि हम अपने आप को एक प्रायोरिटी लेवल पे रखना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि उनकी कंपैरिजन में हम लोगों ने कितनी ग्रोथ की। बिकॉज जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के साथ वो बहुत सारे देश आज़ाद हुए। तो उस टाइम से लेके आज तक अगर आप उन देशों से अपने आप को कंपेयर करें तो कंपेरेटिवली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया। उदाहरण के तौर पर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। बट अगर आप जुडिशियल एक्सपेक्टेशंस पे, एग्जीक्यूटिव एक्सपेक्टेशंस पे या किसी और तरह के एक्सपेक्टेशन पे पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो ऐसे में हमारी कंपैरिजन पाकिस्तान से हम लोग नहीं करेंगे। हम उन देशों से अपनी कंपैरिजन करेंगे जो हमारे आसपास आज़ाद हुए या हमारे बाद आज़ाद हुए और आज कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हैं। इसके बाद आता है कंपैरिजन के पॉलिटिक्स का सेकंड एस्पेक्ट। आप बेस्ट को देखो और बेस्ट के पास पहुंचने की कोशिश करो। आपने कई बार ये सुना होगा कि नेता इस तरह की बातें करते हैं कि हम भारत को शंघाई बना देंगे या जापान की तरह ले आएंगे या इंडिया को अमेरिका जैसा बना देंगे, फ्रांस बना देंगे, रशिया बना देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्यों एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं? बिकॉज हम लोग अपनी कंपैरिजन में उनको ज़्यादा बेटर मानते हैं। तो बेटरमेंट को अचीव करने के लिए, जो गुड है उसको बेस्ट बनाने के लिए, जो बेस्ट है उसे ग्रेट बनाने के लिए हम वर्क करते हैं। तो यही है कंपेरेटिव एस्पेक्ट्स। इसके फादर के तौर पर हम लोग प्लेटो को जानते हैं और एरिस्टोटल को जानते हैं। ऑल्दो प्लेटो का योगदान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एरिस्टोटल का है। तो जो मेजर आइडियाज आते हैं वो एरिस्टोटल से आते हैं और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के फादर के तौर पर इनको देखा जाता है। एरिस्टोटल जब कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के गो थ्रू होते हैं। साथ ही जिस भी सिस्टम की बात करते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत बड़े तौर पर इस्तेमाल करते हैं और वो फॉलो करते हैं प्लेटो के आइडियाज़ को भी, प्लेटो के मेथड्स को भी, चाहे वो डिडक्टिव मेथड्स हो या इंडक्टिव मेथड्स हो। ठीक है, इन दोनों मेथड्स को फॉलो करते हैं, कंपेरेटिव एस्पेक्ट्स के बेसिस पे चीज़ों को जोड़ते हैं। तो जब आप आज की मॉडर्न कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं तो ये बेसिकली वही चीज़ है। उदाहरण के तौर पर हम लोग रियलिज्म को पढ़ते हैं, हम लोग लिबरलिज्म को पढ़ते हैं और हम मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं। तो इन तीनों थ्योरी को अगर आप जज करना चाहो तो इनको कंपेरेटिव एस्पेक्ट्स पे आपको रखना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ मार्क्स बात करते हैं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स की, दूसरी तरफ रियलिस्ट जो बात करते हैं वो पावर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और लिबरल थिंकर्स बात करते हैं राइट और फ्रीडम की। तो यहाँ पर हर कोई एक्चुअल में फ्रीडम की बात कर रहा है, राइट्स की बात कर रहा है।
जब रियलिस्ट बात करेंगे पावर के कॉन्सेप्ट की, तो वहां पर वो पावर के कॉन्टेक्स्ट में छोटे बड़े हर देश की अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, जहां पर हर देश पावर को लाना चाहता है टू अचीव द इक्वल स्टेटस और मोर देन समवन एल्स। दूसरी तरफ अगर हम लिबरल्स की बात करें, तो वो फ्रीडम की बात जो करते हैं, राइट्स की जो बात करते हैं, वो इक्वालिटी को क्रिएट करते हैं। और इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए, इन बातों को करने के लिए वो भी कंपेरिजन का सहारा लेते हैं। हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की, तो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिकल कंपैरिजन करते हैं, और इकोनॉमिकल कंपैरिजन के बेसिस पे ये बताते हैं कि सोसाइटी के अंदर कितने ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस हैं। एक क्लास जो कि सुप्रियोरिटी में रहती है, एक क्लास जो है इन्फीरियरिटी में रहती है, और किस तरह से इकोनॉमिकल डिफरेंसेस जो हैं वो कभी भी इन दोनों को इक्वल नहीं आने देते। तो इस तरह की जो कंपैरिजन है, इसमें बड़े तौर पर हिस्टोरिकल मेथड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड जो है वो भी इक्वली इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को एक नए एक्सपेक्ट के तौर पर समझाती है। ऑल दो अगर हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के एक्सपेक्ट्स की बात करें, तो हम लोग इसमें और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। हम नंबर ऑफ जो आइडियाज़ हैं उसको पढ़ते हैं, हम थॉट्स को पढ़ते हैं यहाँ पर, कि कौन से थिंकर क्या बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपैरिजन जो है यहाँ पर बेसिक चीज़ों में हो रही है। अगर आप थ्योरीज को भी पढ़ेंगे, तो लॉ के जो आइडियाज़ हैं, जस्टिस पे जो आइडिया हैं, जो सिटी स्टेट के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे अलग अलग थिंकर हैं अलग अलग कंपैरिजन करते हैं और अपने आइडियाज़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर मैकियावेली के लिए स्टेट अलग तरह का है, मैकियावेली जस्टिस के लिए अलग बातें बोलते हैं। सेम चीज़ में हॉब्स के अलग आइडियाज़ हैं, और जब लॉक आएंगे तो वो अलग आइडिया देंगे। तो ये भी अपने आप में एक कंपैरिजन हो रही है लगातार। तो उसमें बात की जाए कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की, तो इसका जो शुरुआत है वो बेसिकली अरिस्टोटल के आइडिया में मिलती है। बट अब जो मॉडर्न कंपेरेटिव आए, उनको बड़े तौर पर श्रेय जाता है अमेरिका को। अमेरिका में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ने एक बहुत बड़े तौर पर आगे बढ़ने का काम किया, और कंपेरेटिव आइडियाज़ बहुत बड़े तौर पर सामने आए। अगर बात की जाए मॉडर्न स्टडीज़ की, तो 19वीं सेंचुरी का जो टाइम रहा मोस्टली यूएसए में रहा, और अर्लियर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के जो तरीके थे उनमें काफ़ी चेंज आया। बेसिकली देयर इज थिंग कॉल्ड कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स। तो बेसिकली कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स की बातें हुआ करती थी। पॉलिटिक्स जो थी स्टेट में, और उसके बेसिस पे चीज़ों को अलग किया जाता था। आगे चल के जो फोकस हुआ वो लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी हुआ, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोचेज आई, और ज़्यादा फोकस जो था वो स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन पे था, ना कि सिविल सोसाइटी के ऊपर था। बाद में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स थोड़े ब्रॉडर सेंस में आई, अप्रोचेज उसके अंदर एड ऑन हुई, और पॉलिटिक्स के जो जनरल फैक्शंस हैं उसको एड ऑन किया गया। साथ ही स्टेट से अलग हटके जो आइडियाज़ थे उनको इसमें बड़े तौर पर शामिल किया गया। धीरे धीरे टाइम बढ़ता रहा, और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कई तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गई। और अगर बात की जाए कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट होने की, तो नो डाउट किसी भी स्टडी को करना विदाउट कंपेरिजन एक बहुत बड़ा हर्डल हो जाता है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं कि वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति इतनी ज़रूरी। तो सबसे पहला बात, तो कंपैरिजन जो होता है किसी भी एनालिसिस का, वो हार्ट है बेसिकली। अगर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो ऐसे में समझना बहुत गलत हो जाता है कि आगे की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं या पास्ट में क्या रहा था। और साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट होती है कंपैरिजन की। नेचुरल साइंस की ज़रूरत पड़ती है, लेबॉर्ट्री कंडीशन को क्रिएट किया जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स अपने आप में एक सब्स्टिट्यूट है लेबॉर्ट्रिकल कंडीशंस का। रीज़न इसमें ये भी है कि वो सारी चीज़ें जो पहले हो चुकी हैं, या वो कंट्रीज जो उसको ऑलरेडी अपना के उसको यूज़ कर रही हैं, अगर आपको उसका अच्छा आइडिया है तो आप उसको ले सकते हो। उदाहरण के तौर पर अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत बड़े तौर पर इस्तेमाल होता है। भारत जैसे देश जो कि भी अंडर डेवलप्ड हैं, ऐसे देशों को कंपेरेटिव पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा तौर पर अपनानी पड़ती है। साथ ही हमारे सिस्टम्स में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। उदाहरण के तौर पर मेट्रो ट्रेन भारत में आती है, तो सबसे पहले ऑलरेडी हम लोग कोलकाता में इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। 1974 से कोलकाता में मेट्रो चल रही होती है। उसके बाद ये दिल्ली में आती है, और दिल्ली में एक फेज में काम बहुत अच्छे से चलता है। सिस्टम्स को समझ में आ जाता है कि किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से मैनेजमेंट करनी है। फिर धीरे धीरे अंडर जो आता है, ग्राउंड के नीचे ट्रेन चलनी स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे फैलती जाती है। फाइनली जब हम इसमें पूरी एफिशिएंसी को अचीव कर लेते हैं, हर तरह के सिस्टम से हम लोग समझ जाते हैं, उसको धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। अब अगर कोई हमारा पड़ोसी देश नेपाल या बांग्लादेश मेट्रो ट्रेन को भारत अपने देश में लाना चाहे, तो वो भारत से एग्जाम्पल ले सकता है, कंपेयर कर सकता है कि वहाँ पर किस तरह की कंडीशन है। क्योंकि इन दोनों ही देशों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है ओवर पॉपुलेशन। क्राउड बहुत ज़्यादा है सड़कों पे, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर कंपेरिजन इनको इस तरह से हेल्प कर जाएगा। बट हाँ, बांग्लादेश अगर मेट्रो रेल की बात करें, तो वो कंपेरिजन अमेरिका से नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी हो बांग्लादेश की है, उतनी शायद अमेरिका की कंपेरेटिवली बहुत कम है।
तो उस हिसाब से ये सब चीज़ें यहाँ पर हेल्प करती हैं। सेकंड जो इसकी है कंपेरिजन, बेसिकली एनालाइजिंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी, क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं क्या क्या डिसिमिलर हैं उसके एक बड़ी तौर पर बात करता है। इसके अलावा कंपैरिजन कंट्रीज क्यों करती हैं और क्यों ज़रूरी है उसको भी अगर शॉर्टर सेंस में समझा जाए तो कंपैरिजन करने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इजी हो जाती हैं। सबसे पहले नॉलेज गेन होती है, ठीक है, क्या बेटर प्रैक्टिसेस हो सकती हैं उसको आप करते हो, ऑब्जेक्टिव आपकी क्या होनी चाहिए किसी भी चीज़ से वो बहुत क्लियर हो जाती है। तो ये तीन फैक्टर जो है, पहला है गेनिंग ऑफ नॉलेज, इवेलुएटिंग गुड प्रैक्टिसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो है ये क्लियर हो जाता है। और कंपेरेटिव मेथड जो है बेसिकली वो साइंटिफिक मेथड होते हैं जिसमें एक एक स्टेप को, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझा जाता है, तो वो आपको बहुत बड़ी हेल्प कर देता है। इसके अलावा अगर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में चीज़ों को समझा जाए तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कई और सेंस में इम्पॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली वो देश जो कि डेवलपमेंट के स्टेजेस पे अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको डिस्कस कर लेते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाउ टू कंपेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कंपेरिजन क्या है एंड व्हाट टू कंपेयर। तो सबसे पहला अगर पॉइंट को डिस्कस करें तो शुड वी कंपेयर फेनोमेना इन जनरल, जो बेसिक चीज़ें होती हैं क्या उनको कंपेयर किया जाए, या वी शुड कंपेयर स्टेट विद द स्टेट, और वी शुड कंपेयर द हिस्टोरिकल कंपेरिजन, ठीक है, लार्ज स्केल कंपेरिजन क्या होंगी, सिस्टमैटिक कंपेरिजन क्या होंगी, और डिसिमिलर एंड सिमिलर कंपेरिजन क्या क्या हो सकती हैं। तो ऐसे में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को बड़े तौर पर जरूरत पड़ती है, जो कि डिडक्टिव मेथड्स होते हैं और इंडक्टिव मेथड्स होते हैं उनकी, ठीक है, साथ ही डायलेक्टिकल मेथड्स को फॉलो करती है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स बहुत बड़े तौर पर। आप कार्ल मार्क्स का एग्जांपल ले सकते हो, कार्ल मार्क्स जब अपनी बातें करते हैं तो बड़े तौर पर डायलेक्टिकल्स की बात करते हैं। तो इसी तरह कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट हैं वो हमेशा जब भी अपनी थ्योरी से बात करते हैं या आइडियाज़ देते हैं तो स्टेट्स के बीच में कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए अपने मॉडर्न सिलेबस की, जो अभी लेटेस्ट हमारा सिलेबस चेंज हो किया है, तो सबसे पहले कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आप पढ़ रहे हैं अप्रोचेस को, तो यहाँ पर आती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। इसके बाद आएगी पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच, साथ ही पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो ये सारी की सारी अप्रोचेस जो हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के ऊपर एक कंपैरिजन को स्टैब्लिश करती है और आपको बताती हैं। साथ ही सिलेबस के अंदर कॉलोनाइज्म एंड डीकॉलोनाइजेशन जो है इनके ऊपर बात की गई है कि किस तरह से उपनिवेशवाद जो है वो आया और उसके बाद की क्या चीज़ रही। तो उपनिवेशवाद तथा विउपनिवेशवाद, पोस्ट कॉलोनिज्म जो है एक तरह से डीकॉलोनाइजेशन का जो एरा है उसको डिस्कस किया जाता है। फॉर्म ऑफ कॉलोनिज्म को आप डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से कॉलोनिज्म की जा सकती है। हमारे नए थिंकर जो एड ऑन हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में, फ्रेंड्स फैनॉन, उनका कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ ले सकते हैं, वो कॉलोनिज्म की बात करते हैं। इसी में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स एंड डी कॉलोनाइजेशन का जो पीरियड रहा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा और उसको आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट ये आता है कि सर यहाँ पे हम बेसिकली कंपैरिजन क्या करें, तो कंपैरिजन इस चीज़ पर होगी कि किस तरह से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रहे इस टाइम पर, क्या क्या चेंजेस आए, और इन स्ट्रगल्स के साथ किस तरह के चेंजेस जो हैं हमने कॉलोनियल स्ट्रगल्स के अंदर देखे। नेशनलिज्म की बात होती है तो यहाँ पर यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन एक्सपेक्ट्स को डाल दिया गया है कि क्या क्या है नेशनलिज्म के एक्सपेक्ट। स्टेट थ्योरी बेसिकली जब इसको डाला गया है तो सोसाइटीज़ जो हैं, सोशल ग्रुप्स जो हैं, ग्लोबलाइजेशन, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जो रहे क्या रहा, और वेलफेयर स्टेट में बेसिकली बातें होती हैं। पॉलिटिकल रिजीम्स नया टॉपिक एड ऑन है, बेसिकली नाम नया है बट बात बेसिक चीज़ों की हो रही है। डेमोक्रेटिक उस पर बात करेंगे आप, इलेक्टोरल सिस्टम्स की, लिबरल सिस्टम्स की, मेजोरिटोरियंस की बात करेंगे। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स जो हैं इनकी बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। मिलिट्री डिक्टेटरशिप और टोटलिज्म के बीच में क्या फ़र्क है, फैसिज्म क्या है, फासिस्ट आइडियाज़ को किस तरह से हम लोग इम्पोर्टेंट मानते हैं अपनी आइडियाज़ में। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोचेस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट ये एक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। इस तरह से जो नई एक्सपेक्ट हैं आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और एड ऑन है या पहले ही चीज़ों को रिवाइज करा गया है, तो बेसिक आइडियाज़ हैं जिसको आप लोग यहाँ फॉलो करोगे। तो डेमोक्रेटाइजेशन जो है, संविधानवाद की अगर हम लोग बात करें, संविधानवाद के बाद ये दूसरी चीज़ आती है जो है लोकतांत्रिकरण। लोकतांत्रिकरण की अगर बात करें डेमोक्राइजेशन की, तो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो है, कंसोलिडेशन जो है, उनको आप बेसिकली डिस्कस करेंगे। लोकतांत्रिक संक्रमण या समेकन आप इसको कहते हैं हिंदी में। साथ ही जो स्ट्रक्चर हैं डेवलपमेंट के, स्ट्रक्चर अंडर डेवलपमेंट क्या है, डिपेंडेंसी क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। मॉडर्नाइजेशन क्या है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या है, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट यहाँ पर बेसिकली अगर आप बात करें
वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एंड डिपेंडेंसी थ्योरी की, तो ये दो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होने वाले हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे सिस्टम की बात करती हैं जहाँ पर एक देश दूसरे देश के ऊपर आर्थिक तौर पर या फिर जो टेक्निकल एडवांसमेंट है उसके तौर पर काफ़ी हद तक डिपेंड हो जाता है। अगर हम उदाहरण दें पाकिस्तान और चाइना का, तो इस टाइम के सिनेरियो में जो पाकिस्तान है वो पूरी तरह से डिपेंड है चाइना के ऊपर, तो एक तरह से डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। दूसरी तरफ बात आती है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बेसिकली जब आप मार्क्सिज्म पढ़ते हो तो मार्क्सिज्म को जो लोग डिस्कस करते हैं, जब जैसे मैं अपनी क्लासेस में ही मार्क्सिज्म को डिस्कस करता हूँ, तो मैं इन पॉइंट्स को ऐड ऑन कर देता हूँ कि किस तरह से जो इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट से जो पावर के कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर वर्क करते हैं। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से डिपेंडेंसी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दोनों कई हद तक आपको मिली जुली वर्क करते हुए नजर आती हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पावर आता है, रूलिंग क्लासेस क्या है, पावर एलिट्स क्या है, डेमोक्रेटिक एलिटिज्म क्या है, इसको आप लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फिर एक्टर्स एंड प्रोसेस की बात होती है, ये लास्ट पार्ट है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का। कर्ता और प्रक्रियाएं जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इलेक्टोरल सिस्टम जो है, निर्वाचन पद्धति, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पार्टी सिस्टम क्या होता है, इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, सोशल मूवमेंट्स किस तरह की होती हैं, न्यू सोशल मूवमेंट्स किस तरह के टाइप ले रही हैं आज के टाइम पर, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज की अगर बात की जाए, सिविक सोसाइटी कैंपेन जो है, रेवोल्यूशन जो हैं, रेवोल्यूशंस की टाइप क्या है, इन सब की बात की जाए, तो इस बेसिक एक्सपेक्ट को आप लोग डिस्कस करने जा रहे हो। सारे ही पार्ट जो एड ऑन किए गए हैं बहुत सिंपल और बेसिक पार्ट हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ आगे अपनी वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे।